विद्या ज्ञान परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज है 10 तारीख और अगले महीने 11 तारीख को आपकी परीक्षा है। यानी आपके पास कुल मिला के 30 दिन बचे हैं और अब आपके पास तैयारी के लिए बहुत समय नहीं है। अब आप अपने आप का 100% लगा करके ही इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस परीक्षा में कम से कम जो 80% लाएंगे उन्हीं को इस अगली परीक्षा में जो है चांस मिलेगा। इसलिए बच्चों, आप अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए और आपको हिंदी, इंग्लिश, गणित और जो आपका जीएस का पोर्शन है, जो आपका जीके का पोर्शन है, उसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ना ही नहीं है, आपको 80% से ऊपर अंक लाने हैं। तो आज मैं क्लास 6 के लिए लेके आया हूँ ये मॉडल पेपर श्रृंखला 2। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जो पहला खंड रहता है भाषा से, तो मैंने भी यहाँ पर पहले हिंदी भाषा के प्रश्न लिए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर, शब्द, वर्ण या इनमें से कोई नहीं? आप भी अपना कॉपी कलम लेकर के भी बैठिए और आप डायरेक्ट हमें कमेंट जरूर करिए और अपने आंसर जरूर बताइए, जिससे ये पता लग सके कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। तो आपने आंसर इसका सोच लिया होगा और इसका सही आंसर है वर्ण। यानी आप अक्षर अगर सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। वर्ण और अक्षरों में क्या अंतर है, इसे आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न भी हमारा हिंदी ग्रामर से है। प्रतिकूल का विलोम शब्द है समान, अनुकूल, प्रतिदर्श या अनुसार? तो चूंकि आपको पता होगा अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल, इसलिए प्रतिकूल का विलोम शब्द हो जाएगा अनुकूल, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आप अच्छी बुक से कम 100 से 150 आपको विलोम शब्द रट लेना चाहिए, जिससे परीक्षा में जो भी आए आप उसे सही ढंग से कर सके। अगला प्रश्न हमारा पर्यायवाची से है। तलवार का पर्यायवाची शब्द है हलवाई, करवाल, धारदार, घरवार। तो हालांकि बहुत आसान पूछा है, आपने ऑप्शन अगर बी लगाया तो आपको सही ऑप्शन है। बाकी जो भी ऑप्शन है वो आपके तलवार शब्द के समानार्थी भी नहीं है, वो सब चिरपरिचित आपके शब्द दिए गए हैं। एक प्रश्न जो है शुद्ध वर्तनी से आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक प्रश्न रखा है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। धो बिन, धो बिनी, धो बनी, इनमें से कोई नहीं। तो धोबी का होता है धो बिन, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप इस प्रकार से कम 100 से 150 कठिन शब्दों की शुद्ध वर्तनी बिल्कुल याद कर लें। अगला हमारा प्रश्न है मुहावरे से। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या होगा? ये मुहावरा बहुत प्रसिद्ध है। तो इसका पहला ऑप्शन है बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, अधिक लोगों से मित्रता करना, रोजगार के नए नए अवसर तलाशना। तो घाट घाट का पानी पीने का अर्थ होता है बहुत अधिक अनुभवी होना, अर्थात यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला भी प्रश्न ग्रामर से है कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है हरी, एक दर्जन, कुछ या थोड़ा। तो आपको जो है गुणवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ से आपने अगर ऑप्शन ए लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इसमें भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए।
आप लोगों से एक और गुजारिश है, जब आप प्रश्न करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी जरूर करें, और हो सके तो आप कमेंट जरूर करें। तो अगला हमारा प्रश्न है, समास होते हैं यानी समास कितने होते हैं, 4, 5, 6 या 7। समास के बारे में भी आप जरूर पढ़ लीजिए। समासों की जो संख्या है वो आपकी होती है 6, यानी यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अब कुछ प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के लेके आते हैं। तो हमारा पहला यहाँ पे प्रश्न है, एवरी चाइल्ड इज फाउंड डैश स्वीट्स। आपको इसमें उपयुक्त जो शब्द लगे वो आप यहाँ पर भर सकते हैं, एट, ऑफ, विद, इन। तो यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एवरी चाइल्ड इज फाउंड ऑफ स्वीट्स। चलिए अगला प्रश्न हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है और ये कई बार पूछा भी गया है, डैश 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 आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। स्पेलिंग आपको देखनी है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। आर लगा है, इसका मतलब बहुवचन होगा। तो बहुवचन के लिए आपको याद रखना है, कैटल जो होता है कैटल्स नहीं होता, क्योंकि कैटल जो है खुद बहुवचन में है, इसलिए यहाँ से आप ऑप्शन बी वाला लगा लीजिएगा। बाकी जो स्पेलिंग्स हैं वो स्पेलिंग सही नहीं है, यानी वर्तनी शुद्ध नहीं है। जो हमारा 10वां प्रश्न है इंग्लिश का, ये आर्टिकल से संबंधित है और बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। जब भी कोई प्रश्न बनता है तो इस आर्टिकल से एक प्रश्न जरूर बनता है, राहुल इज डैश डैश ऑनेस्ट मैन। उसमें आर्टिकल भरा जाएगा द, ए, एन या फिर ऑन। तो ऑन तो चूंकि आर्टिकल ही नहीं होता है, तो इसमें ऑनेस्ट यानी हिंदी का जो स्वर होता है उससे आवाज़ आपकी निकल रही है, स्वर निकल रहा, तो इसलिए यहाँ पर एन होगा, एन ऑनेस्ट। अब हमारा दूसरा खंड है गणित। तो गणित में हमने पहला प्रश्न रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12, 20 और 24 का एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो सबको डिवाइड कर दे। देखिए 3 से सारी संख्याएं डिवाइड नहीं है, 20 नहीं है। 4 से देखिए तीनों संख्याएं हैं, 5 से भी तीनों नहीं है, 6 से भी तीनों नहीं है, इसलिए यहाँ से सर्वनिष्ठ गुणनखंड आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा डिवीजन और आपका डेसिमल से है, दशमलव से है। तो सबसे पहले 0.5 को जब आप डिवाइड करेंगे 0.125 से, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है ऊपर डेसिमल 1 के बाद है, नीचे डेसिमल 3 के बाद है, तो ऊपर वाले में 2 जीरो और बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 500/125। 500 को 125 से जब भाग कर देंगे तो यहाँ से आंसर आपका 4 आ जाएगा। मतलब ऐसे प्रश्न भी आपको करने हैं और इस प्रकार का एक प्रश्न कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न भी डेसिमल से ही लिया है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो जो पूर्णांक होते हैं, चूंकि इसमें अगर आप देखें तो 7.032, 7.023, 7.230 और 7.320। तो चूंकि यहाँ पर पूर्णांक बराबर है तो डेसिमल के पहले जो अंक सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। हम चौथा वाला ऑप्शन देखते हैं तो 7.3 और जस्ट उसके ऊपर वाला 7.2 है, तो 7 पॉइंट यानी 3 पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए ये बड़ा होगा, यानी यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है वो आपका एलसीएम से है। एक माली के पास कुछ फूल हैं, जब वह 25 अथवा 35 फूलों की माला बनाता है तो कोई फूल शेष नहीं बचता, कम से कम फूलों की संख्या क्या होगी। जब आपसे कम कहा जाए तो इसका मतलब तुरंत समझ जाइए कि आपको लघुत्तम समापवर्त निकालना यानी एलसीएम निकालना है। जैसे ही आप 25 और 35 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 175, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। तो प्रश्न को समझ के ही हमें करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा एक नियम से है, यूनिटरी मेथड से है। एक परिवार में 15
किलोग्राम गेहूं 20 दिन के लिए पर्याप्त है तो इस 30 किलोग्राम गेहूं कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। इसमें आपको गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सोचें कि 15 किलो 20 दिन चलता है तो आपने गेहूं को दूना कर दिया है तो दिनों की संख्या भी दूनी हो जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन सी यानी 40 दिन आंसर हो जाएगा। तो बहुत से प्रश्न हैं जिन्हें हमको पढ़ करके देख करके उनके आंसर को निकाल लेना। सभी प्रश्न लगाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला अगर आप प्रश्न देख रहे होंगे तो हमने साधारण ब्याज से लिया है। दिनेश ने घर बनवाने के लिए 15,000 रुपये 15% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से ऋण लिया। 3 वर्ष बीतने पर दिनेश को कितना धन वापस करना होगा। तो चूंकि साधारण ब्याज का फार्मूला होता है PRT/100 यानी मूलधन समय इंटू दर बटे 100। इससे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा 6,750 रुपये। अर्थात यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कौन सी संख्या विषम है यानी जो 2 से न कटती हो। तो जिसका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो वो सम संख्या होती है, बाकी विषम। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला ही ऑप्शन है जिसके इकाई का यूनिट का जो प्लेस है वो 3 है अर्थात 3573 विषम संख्या होगी। अगला प्रश्न आपके सामने प्रतिशत का है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह प्रति माह 3,000 रुपये की बचत करता हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो आप देखिए अगर 25% के हिसाब से उसकी बचत जो है वो 3,000 है तो आपको इसका यानी 4 गुना क्या होगा तो 3 चक्कू 12 यानी 12,000 रुपये होगा। आप डायरेक्ट इसे लगा सकते थे। चलिए अब हम यहाँ से लेते हैं आपके जीएस के प्रश्न यानी जीके के। तो पहला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है यानी किस कोई नहीं, समता मंडल पर, आयन मंडल पर, क्षोभ मंडल पर। तो याद रखना है सर्वाधिक जो घनत्व है वो हमारा क्षोभ मंडल में होता है यानी यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। कुछ प्रश्न आपको इसमें हमें कठिन लग सकते हैं लेकिन जीएस का कोई अंत नहीं होता, इसलिए आप जीएस को जितना हो सके उतना आपको पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न भी भूगोल से है। ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है यानी ग्रीनलैंड किस देश में स्थित है। स्वीडन का हिस्सा है ये या फिर इंडोनेशिया का है या फिर डेनमार्क या फिर नॉर्वे। तो भूगोल के प्रश्नों को थोड़ा सा करने के लिए आपको भूगोल को कई बार पढ़ना होगा और थोड़ा उसे समझना भी होगा और मैप से भी। तो इसका आंसर होगा सही डेनमार्क। चलिए बढ़ते हैं हम 21वें सवाल पर। ये प्रश्न संविधान से है, कई बार पूछा गया है। किसी भी विधि यानी लॉ के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसे है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को या इनमें से किसी को भी नहीं। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति हमारा जो है सर्वोच्च नागरिक होता है, उसे विधि के लिए विचार विमर्श करना पड़ता है। चूंकि वो राजनेता भी हो सकता है इसलिए वो विधि वेत्ता नहीं होता, इसलिए राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। नहीं, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। कई बार मैंने यह प्रश्न पूछा है और कई बार पूछा गया है। दयानंद सरस्वती जी, दादा भाई नेहरू जी, स्वामी विवेकानंद या फिर राजा मोहन राय। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय यानी ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। भारतीय जागृति का जनक इन्हें ही जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा साइंस से है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा
जाता है? उत्सर्जन में, वाष्पोत्सर्जन में, प्रकाश संश्लेषण में या फिर श्वसन में? तो यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्रिया में ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, यानी वो कौन सी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन निकलती है? तो सभी को पता है जब पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं तभी ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा हमारा फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अब आपके सामने अगला प्रश्न हमारा 24वां है, काफी सरल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है ये। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर या फिर 11 जुलाई को? तो सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। दिवस जरूर रट के जाइए, इससे एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। अगला प्रश्न मैं कई बार पूछ चुका हूं, उसी को मैंने रिपीट करके पुनः पूछा है। उस शब्द का चयन कीजिए जो शेष 3 विकल्पों से अलग है। चमगादड़, मुर्गी, बतख, शुतुरमुर्ग। तो मुर्गी, बतख और शुतुरमुर्ग ये पक्षी हैं, जबकि चमगादड़ जो है स्तनधारी है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।